अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज साद। आज हम करने लगे हैं थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस। स्टार्ट में इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पढ़नी जरूरी है। इंटेलिजेंस इज बेस्ड ऑन लैटिन वर्ड मीन्स इंटर बिटवीन, लैंगर मीन्स टू चूज और सेलेक्ट। सो इंटेलिजेंस मीन्स द एबिलिटी टू चूज बिटवीन। वेक्सलर ने इसको साइकोलॉजिकली डिफाइन किया है। इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद इट्स इन्वायरमेंट। हमें इंटेलिजेंस की लिटरल डेफिनेशन और एक मेन डेफिनेशन याद करनी जरूरी है। फिर हम आ जाएंगे थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर। थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस में जो इंपॉर्टेंट थेरीज हम करने लगे हैं वो है फैक्टर थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस। फैक्टर थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस वो थेरीज है जो फैक्टर एनालिसिस के नतीजे में वजूद में आई हैं। फैक्टर एनालिसिस एक स्टैट्स की टेक्निक है जिसमें दरअसल हम जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनकी इंटर कोरिलेशन करते हैं। जो हाईली कोरिलेटेड आइटम्स होते हैं वो हम एक फैक्टर कंसीडर कर लेते हैं। इसके नतीजे में जिस तरह कोई सवाल है जो मैकेनिकल रीजनिंग से रिलेटेड है वो आपस में कोरिलेट करेंगे, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड सवाल हैं वो आपस में कोरिलेट करेंगे, जो इंग्लिश फ्लुएंसी से रिलेटेड है वो आपस में कोरिलेट करेंगे। इस तरह वो आइटम्स जो एक दूसरे के साथ होमोजीनियस है, मिलते जुलते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि वो पर्सन जिसको एक इंग्लिश का आइटम अच्छा आता है उसको दूसरा इंग्लिश का आइटम भी अच्छा आता होगा। और इस तरह से जो एक ब्रॉड एक है स्कोप है वो हमारे पास दरिया कूजे में बंद हो जाता है और एक फैक्टर में सामने आ जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम कोई नॉवल या कोई बड़ी जो बुक है उसको हम समराइज करते हैं तो एक पैराग्राफ में हम पूरे का पूरा कंक्लूजन नॉवल का लिख लेते हैं। इसी तरह से फैक्टर एनालिसिस के नतीजे में जो बहुत ब्रॉड हमारे पास जो क्वेश्चन है या डोमेन्स हैं या आइटम्स हैं वो छोटे होकर कंबाइन होकर एक सब टेस्ट के अंदर एक छोटी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं जिसको हम फैक्टर कहते हैं, वन फैक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इट इज अ टेक्निक to identify group of abilities or behavior or traits that are related to one another. So this technique is usually applied to several specific subtests, each designed to measure specific cognitive ability. For example, one test may require test taker to remember a series of number called out by the tester. So अब वो जो नंबर वाले हैं वो सब हम अंदाजा लगाते हैं कि उनमें इनका कोरिलेशन कोफिशिएंट हाई होगा और वो एक कॉमन फैक्टर बनाएंगे। दरअसल आपने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने फैक्टर एनालिसिस को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है थेरीज ऑफ इंटेलिजेंस लिखने से पहले। अब हम आते हैं हमारी जो मेन आती है हमारे पास मेन थेरी। जो पहली थेरी है वो स्पीयरमैन थेरी ऑफ इंटेलिजेंस है। इसी थेरी को टू फैक्टर थेरी भी कहते हैं और इसके अलावा इसको स्पीयरमैन थेरी भी कहते हैं। दो नाम है इसके। 1927 में ये प्रपोज हुई। दरअसल ये जो थेरीज हैं सारी की सारी फैक्टर एनालिसिस वाली, ये कहाँ इस्तेमाल हो रही है, इनकी एप्लीकेशन है दरअसल साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में। जो हमने डिफरेंट टेस्ट बनाने हैं ना इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए। इंटेलिजेंस अदरवाइज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हम कैसे इंटेलिजेंस मेजर करें, हमें कैसे पता चले कि कौन पर्सन ज़हीन है और कम ज़हीन है, किस चीज़ में अच्छा है। तो उसके लिए हमें एक क्वेश्चनएयर की ज़रूरत थी। जो डिफरेंट क्वेश्चनएयर रिलेटेड टू इंटेलिजेंस बनाए गए हैं वो दरअसल इन थेरीज के ऊपर बेस्ड हैं। पहले थेरी बनती है फिर टेस्ट बनता है, टेस्ट डेवलपर किसी थेरी के ऊपर काम करता है। तो जो पहली थेरी है हमारे पास वो हमारे पास आती है टू फैक्टर थेरी ऑफ इंटेलिजेंस। स्पीयरमैन का मानना था इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं दीज शुड बी बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक फैक्टर और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। यानी जो एक पर्सन ज़हीन है वो हर एक डोमेन में ज़हीन होगा। एक बंदा जो समझदार है, लाइक है, वो यूजुअली मल्टीपल चीज़ों में ज़हीन और लाइक होगा और उसके बाद किसी एक चीज़ के अंदर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। मसलन एक पर्सन का ओवरऑल इंटेलिजेंस लेवल 120 है और उसके बाद उसकी मैथमेटिकल एबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तो दरअसल उसकी ओवरऑल एग्रीगेट 120 भी होना उसका जी फैक्टर है ओवरऑल IQ, और उसका मैथ्स में तेज होना S फैक्टर है, यानी वो स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ में अच्छा है। तो दरअसल उसका ये मानना था कि एक बड़े बालून की तरह जी फैक्टर है और उसके अंदर ये S फैक्टर है। ये जो ओवरऑल बिग बैलून है ये जी फैक्टर कंसिडर होगा। तो इस तरह देयर इज एन ग्लोबल एग्रीगेट जी फैक्टर जनरल इंटेलिजेंस एंड इट इज फिल्ड विद स्मॉल स्पेसिफिक फैक्टर्स। कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। तो इस तरह से ये जो एप्टीट्यूड है ये स्पेसिफिक फैक्टर पर मुश्तमिल होता है और एक इंटेलिजेंस टेस्ट को एक ओवरऑल एग्रीगेट मेजर करना चाहिए जिसके नतीजे में ये IQ टेस्ट बनने शुरू हुए थे ना। IQ भी एक ओवरऑल एक जनरल एग्रीगेट देता है ना, और उसमें कुछ सब टेस्ट होंगे, स्मॉल टेस्ट होंगे जो S फैक्टर मेजर करेंगे कि स्पेसिफिकली पर्सन किस चीज़ में अच्छा है। क्रिटिसिज्म क्या आया कि दरअसल S फैक्टर्स को डिस्क्राइब नहीं किया गया कि इनको हम कैसे कितने डिफरेंट किस्म के स्पेसिफिक एबिलिटी टेस्ट हो सकते हैं और इनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, अरिथमेटिक टेस्ट माइट टैप बोथ G एंड S फैक्टर्स ऑफ मैथमेटिकल एबिलिटी। इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट होती है, सिंगल स्कोर IQ का जी फैक्टर है और जो
मैथ्स के अंदर स्पेसिफिक उसकी एबिलिटी है जो अच्छा है, और इंग्लिश के अंदर और वर्बल रीजनिंग के अंदर वो नहीं अच्छा है, तो मैथमेटिकल एबिलिटी में अच्छा होना उसका ये वाला फैक्टर है, एस फैक्टर हमारे पास आ जाता है। इसके बाद जो हमारे पास यानी ये एस फैक्टर है, उसके बाद जो अगली थ्योरी क्रिटिसिज्म के नतीजे में आई कि ये नहीं पता चल रहा कि दरअसल जो आती हैं एक तरह से जो स्पेसिफिक फैक्टर है ये कैसे मेजर किया जाए। उसमें हमारे पास आती है थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। थर्स्टन की थ्योरी को ही मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, थर्स्टन थ्योरी भी कहा जाता है, और उसके अलावा हम इसको एक तरह से 7 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। 7 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, ये नंबर 1 है। वर्बल वर्ड फ्लुएंसी सेकंड, परसेप्चुअल स्पीड, मेमोरी नंबर्स, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटीज, और फिर ये रीजनिंग। ये 7 टेस्ट हमारे पास बनते हैं। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन में किस किस्म के आइटम्स शामिल होंगे? जिसमें हम वर्ड मीनिंग्स वगैरह, वोकेबुलरी, इस तरह की चीजें होंगी। वर्ड फ्लुएंसी में प्रॉब्लम्स, जो एक तरह से राइमिंग वर्ड्स हैं और उनकी फ्लुएंसी, हाउ दे आर रिलेटेड, सिमिलर हैं, अपोजिट हैं, ये होगा। नंबर्स, जिसमें वर्ड्स को याद रखना है। स्पेशल विजुअलाइजेशन, चीज कितनी दूर, कितनी नजदीक और कितनी डेप्थ में है। मेमोरी, ओवरऑल याद रखना किसी चीज को। परसेप्चुअल स्पीड, किसी भी चीज की विजुअल डिटेल्स को ग्रास्प करना कि वो कौन सी चीज करीब है और कौन सी दूर है। और रीजनिंग, ओवरऑल क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। तो इस तरह ये 7 फैक्टर, पीछे मसला था ना कि स्पेसिफिक फैक्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो थर्स्टन ने इसको हल करने की कोशिश की है और 7 फैक्टर मॉडल पर प्रपोज किया है कि दरअसल इंटेलिजेंस इज एन ओवरऑल एग्रीगेट जी फैक्टर, वो तो बात समझ आ गई, और स्पेसिफिक 7 एस फैक्टर्स 7 है। अब इसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म हुआ कि इंटेलिजेंस इतनी छोटी चीज नहीं होती है ये कि वो उसको हम 7 डोमेन्स में मेजर कर सके, बल्कि ये तो मल्टी फेसेटेड होती है। इंसानी इंटेलिजेंस तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, तो 7 डोमेन्स जो मेजर कर रहे हैं ये इसको सफिशिएंट नहीं है एक्सप्लेन करने के कर सके, बल्कि ये तो मल्टी फेसेटेड होती है। इंसानी इंटेलिजेंस तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, तो 7 डोमेन्स जो मेजर कर रहे हैं ये इसको सफिशिएंट नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। इस क्रिटिसिज्म के नतीजे में हमारे पास मल्टी फैक्टर मॉडल आता है जो प्रपोज्ड है जे.बी. गिलफर्ड का 1967 में। ये अगला हमारे पास मॉडल आया है। इसको 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहा जाता है। इनके मुख्तलिफ नेम्स हैं, 2-3 नाम हुआ करते हैं हर थ्योरी के। इसने दरअसल एक मॉडल ड्रॉ किया कि अगर हमने कोई इंटेलिजेंस टेस्ट बनाना है तो हम अपनी अप टू दी डिमांड, जो हमारी डिमांड है उसके मुताबिक हम मल्टीपल तरीके से इन चीजों को हम कैरी कर सकते हैं। एक इंटेलिजेंस टेस्ट को बनाते हुए हमने ऐड करना है उसके कंटेंट को। दरअसल किसी पर्सन कंटेंट, उसका थॉट प्रोसेस क्या है किसी पर्सन का, उसके जहन में क्या चल रहा है, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन। सेकंड चीज है ऑपरेशंस, जो उसका थॉट प्रोसेस है ये किस तरह से लिंक्ड है उसकी, यानी एक बंदा ज़हीन तो है लेकिन वो अपनी जहानत को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, ये चीज कहलाएगी ऑपरेशंस। और इन दोनों के इन्हतात से, इन दोनों की इंटर रिलेशनशिप से प्रोडक्ट्स जन्म लेंगी, यानी आउटपुट, आउटकम क्या आ रही है हमारे पास, आउटपुट क्या आ रही है। इस तरह से हम डिफरेंट तरीके से हम डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस मेजर कर सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ तरीका आ जाते हैं। इसको मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। और जिस तरह मैंने कहा कि इसमें 3 चीजें हैं, 5 काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस, 6 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड 4 काइंड्स ऑफ कंटेंट। कई बुक्स में 120, कई में आपको 180 का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। जैसे कई बुक्स है ना, जैसे मैं यहाँ पे आप देख रही हूँ कि यहाँ पर 180 का कॉम्बिनेशन आ रहा है हमारे पास। उसकी रीजन क्या होती है कि दरअसल हम अपनी मर्जी से डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट और प्रोडक्ट्स को ऐड अप कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के टेस्ट जो हैं वो ड्रॉ किए जा सकते हैं। हम वापस आते हैं इसके ऊपर और इसको देखते हैं 1 बाय 1 कि ये क्या है। मसलन पिक्चर्स गिवन हो सकती हैं जिसको आइडेंटिफाई करना है और देखना है। या सिमेंटिक का होता है वर्ड मीनिंग्स, बिहेवियरल के कोई चीजों में उनका बिहेवियर किस तरह का है, या उनकी एक तरह से कन्वर्जेंट जो एक ओवर्ट बिहेवियर या ओवर्ट बिहेवियर को मेजर करने के लिए कोई चीजें डाली जा सकती हैं। इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए थॉट प्रोसेस इन चीजों पर मुश्तमिल हुआ करता है। इनको इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशंस, इनको इस्तेमाल में कैसे लाया जा रहा है। एवेल्युएशन, एक पर्सन की एवेल्युएशन कैसी है चीजों के बारे में, किस तरह से वो एनालाइज कर सकता है। कन्वर्जेंट, उनके जो सोल्यूशंस हैं बाकी लोगों से कितने मिलते जुलते हैं, बाकी लोगों की तरह कितना सोच सकता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, मुख्तलिफ कितना सोच सकता है। मेमोरी, यादाश्त कैसी है। कॉग्निशन, थिंकिंग किस तरह की है। इन दोनों चीजों के ऑपरेशंस और कंटेंट के इंटरेक्शन से
दरअसल प्रोडक्ट्स यानी आउटपुट आएगा जो यूनिट्स में होगा। यूनिट्स होता है सिंगल आइडेंटिटी, सिंगल डोमेन, कोई चीज जो अलग थलग खड़ी है, डिफरेंट है। क्लासेस जो कि एक ग्रुप और क्लस्टर ऑफ रिस्पॉन्सेज आएंगे हमारे पास इंटेलिजेंस के, यानी इंटेलिजेंस में जो चीजें एक कॉमन क्लास रखती होंगी, मिलती जुलती होंगी, उनको कितना अच्छा अंडरस्टैंड कर सकता है। रिलेशंस, चीजों का बाहमी रब्त किस तरह से है। उसके बाद सिस्टम्स, ओवरऑल ब्रॉड वे में चीजों का जो ओवरऑल सिस्टम है, बिग सिस्टम है, उनको कैसे अंडरस्टैंड करता है। सोशल सिस्टम भी हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है, इकोसिस्टम भी हो सकता है, फैमिली यूनिट्स भी, फैमिली स्ट्रक्चर भी हो सकता है, किसी भी चीज का सिस्टम। ट्रांसफॉर्मेशन, कितना बदलाव आया है उस इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए उसमें। और इम्प्लीकेशंस, जो इम्प्लीकेशन है, अप्लाई करना है उस इंफॉर्मेशन का, वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स बन सकते हैं और हम मुख्तलिफ तरीके से इंटेलिजेंस टेस्ट बना सकते हैं। क्योंकि ये मल्टी वेरिएंट है, 3 डायमेंशनल मॉडल है, 1 2 3 तीन तरह की चीजें आती हैं, इसलिए ये बहुत ही हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्राहम करता है डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्टिंग के ऊपर काम करने के लिए, और ये अभी तक सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ये जो सारे वर्ड हमने यूज किए हैं अभी, अक्सर बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है, कंटेंट, प्रोडक्ट्स और ऑपरेशंस। इसकी एग्जाम्पल है मेरे पास, यहां से हम जरा इसको पढ़ते हैं। मसलन सवाल किस किस्म के होंगे, सवाल मैं एक पढ़ने लगी हूं इसमें से, लिस्ट ऑल वर्ड्स दैट एंड विद शन। ये देखा, अब इसमें डाइवर्जेंट प्रोडक्शन क्या है कि कौन बंदा बिल्कुल नए तरीके की एग्जाम्पल्स ला रहा है। अब समझ आ रही कि यानी जो नए तरीके की ला रहा है उसमें डाइवर्जेंट प्रोडक्शन हाई होगी, हम कहेंगे ये पर्सन क्रिएटिव है। जिसमें मिलते जुलते हैं, जैसे हम कहें एवोल्यूशन, क्रिएशन, ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो अक्सर लोग आंसर कर रहे हैं, नॉर्म्स में शामिल हैं, तो इसका मतलब है एक पर्सन की कन्वर्जेंट थिंकिंग हाई है। ठीक है, इसके अलावा अब ये देखिए ना, प्रोडक्ट्स में कहाँ आ रहा है, मेमोरी, उसकी याददाश्त, यानी उसने बनाए भी हैं या नहीं, कॉग्निशन, थॉट प्रोसेस, समझ आ रहा है कि बंदा साइंसी किस्म के जवाब दे रहा है या किस किस्म के जवाब दे रहा है, कोई सेक्सुअल कॉन्नोटेशंस वाले जवाब दे रहा है, किस किस्म के जवाब दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स बेस्ट सेटिस्फाइड द क्राइटेरिया हार्ड एंड राउंड, आयरन आर बटन, और टेनिस बॉल आ रहा लाइट बल्ब। ये देखा, अब ये कौन सी चीज हार्ड और राउंड का क्राइटेरिया फुलफिल करती है। इस तरह के सवाल होते हैं इंटेलिजेंस में। तो अब ये है कि जो यहां से पता चलेगा कि दरअसल जो आंसर का आ रहा है हमारे पास, उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो वेरिएशंस हैं वो किस तरह से, ये दोनों चीजें है ना। कंटेंट, जहां पे कंटेंट क्या है, दरअसल जब हमने ये बात पूछी है हार्ड एंड राउंड वाली, तो हमने फिगर इस्तेमाल की है ना, और वर्ड मीनिंग भी इस्तेमाल किया है कि बंदे को मीनिंग आएगा तो वो आंसर करेगा ना। ये 2 चीजें हमने यूज की हैं। और यहां से हमने कौन सी चीज यूज की है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी, कॉग्निशन, एवेल्युएशन, ये सारी चीजें समझ आ रही हैं। तो दरअसल ये जो डिफरेंट हमारे पास थेरीज आई हैं, ये दरअसल हमें डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट इंटेलिजेंस से रिलेटेड बनाने में मदद देती हैं और हमें बताती हैं कि हम किस तरह से इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। जो यूजुअली जर्नल फैक्टर थीरीज हैं, ये एम्फसाइज करती हैं कि ओवरऑल एक एग्रीगेट है इंटेलिजेंस। जैसे इसके अंदर भी जब हम 120 या 180 जो भी हम मॉडल फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैं बता रही हूँ कि मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो जब हम ये एग्रीगेट बना रहे हैं, ओवरऑल एग्रीगेट या IQ आता है, ये जनरल फैक्टर आता है। और जो स्पेसिफिकली पर्सन किसी एक चीज के अंदर अच्छा है, वो स्पेसिफिक फैक्टर आता है। जो तीनों थेरीज हैं, दोबारा से हम रिवाइज करते हैं। स्पीयरमैन थ्योरी हैज 2 फैक्टर थेरीज, जनरल और स्पेसिफिक, यानी जनरल फैक्टर और एप्टीट्यूड। उसके बाद थर्स्टन ने 7 फैक्टर दे दिए स्पेसिफिक, यानी देयर इज अ जनरल फैक्टर एंड देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड्स। उसके बाद गिलफर्ड ने हमें ओपन कर दिया है, खुला कर दिया है, और उसने कहा है स्पेसिफिक फैक्टर और एप्टीट्यूड एंड देयर इज 1 ओवरऑल एग्रीगेट और जनरल फैक्टर। तो ओवरऑल जो जनरल फैक्टर के ऊपर है, वो ज्यादातर थेरिस्ट का एक कंसेंसस है कि एक जनरल फैक्टर इंटेलिजेंस का पाया जाता है कि एक पर्सन जो ज़हीन है वो ओवरऑल एक जनरल इंटेलिजेंस रखता है और ओवरऑल वो ज़हीन हुआ करता है। इन सब की जो डिफरेंट कंट्रोवर्सीज थी और क्रिटिसिज्म थे, इसको वेरन ने 1950 में हायरार्किकल थ्योरी इंट्रोड्यूस कराकर सॉल्व आउट किया है। और उसने ये बताया है कि दरअसल ये जो सारी थ्योरीज हैं, ये अब मैं रीड करने लगी हूँ, उसको जरूर याद कर रखना है इसी तरह से। एट द टॉप ऑफ हायरार्की पिरामिड इज द जनरल इंटेलिजेंस विच शोज अप वर्चुअली ऑल काइंड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ये ओवरऑल इंटेलिजेंस है, ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। उसके बाद देयर आर सेवरल मॉडरेटली स्पेसिफिक एबिलिटी फैक्टर्स। उसके बाद स्पेसिफिक फैक्टर्स
फैक्टर्स हैं, जिस तरह थर्स्टन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी हैं, उसने 7 फैक्टर्स बात की है। और सबसे आखिर में अगर हम करें ना एक पर्सन की इंटेलिजेंस हमने चेक करनी है, तो ओवरऑल हम इंटेलिजेंट है, फिर हम मसलन इंग्लिश में या साइकोलॉजी में आप लाइक हैं, और उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ हाईली स्पेसिफिक एबिलिटीज, उसके बाद कोई और स्पेसिफिक एबिलिटीज होंगी। हो सकता है साइकोलॉजी की डोमेन्स में अगेन आपको सोशल साइकोलॉजी अच्छी लगती है, या आपको साइकोमेट्रिक टेस्टिंग अच्छी समझ आती है, या फिर आपको एबनॉर्मल साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। तो इस तरह ये हाईली स्पेसिफिक एबिलिटीज हैं। तो इस तरह से द एबिलिटीज दैट कम इनटू प्ले ऑन वन अनदर वन पर्टिकुलर टास्क, द हायरार्किकल थ्योरी बोरोस फ्रॉम सेवरल फैक्टर थ्योरीज टू फॉर्म मल्टी लेयर्ड व्यू ऑफ इंटेलिजेंस। इस तरह हमारे पास एक मल्टी लेयर्ड व्यू बनता है इंटेलिजेंस का, जो मैं आपको जिस तरह बता रही हूं कि इसकी एप्लीकेशन कहां पर है। स्पेशली जो हम गिलफर्ड की थ्योरी की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल है जो गिलफर्ड का, इसको स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस थ्योरी ओवरऑल ह्यूमन इंटेलिजेंस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। इट्स मेजर एप्लीकेशन बिसाइड्स एजुकेशनल रिसर्च हैज बीन इन पर्सनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। यहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्टिंग का और इंटेलिजेंस जो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है इंटेलिजेंस से रिलेटेड उनका काम है। तो और इसके बाद हमारे पास अब आपके पास ये डिफरेंट आ गए हैं, डिफरेंट टेस्ट भी आ गए हैं। फोग इज अ डैश स्पूंज, हैवी, डम्प, फुल। अब देखा आपने कुछ आंसर करना है ना, तो यहां से आपका ओवरऑल इंटेलिजेंस लेवल, आपका इंटेलेक्ट, आपने यूनिट्स को फॉलो किया है, ओवरऑल किसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, यहां से ये सारी चीजें डिफरेंट तरीके से फिल आउट होती हैं। तो यहां से हमारे पास ओवरऑल मॉडल बनता है कि मैंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाना है, मैं उसमें किस तरह का सवालनामा पुट करूं, किस तरह के सवाल पुट करूं। तो ये जो ओवरऑल क्यूब है हमारे पास 3 डायमेंशनल, ये हमें इस चीज का आंसर देता है कि हमने जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किस तरह से बनाना है। किसी ने स्पेसिफिकली कोई बात पूछनी है, क्वेश्चन पूछना है इस हवाले से, तो आप मुझसे इनबॉक्स में, कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लिप में। अल्लाह हाफिज।